आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले वो बड़ी खबर जिसका सरोकार है ओबीसी आरक्षण से और उसको लेकर हो रही बयानबाजी से। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। दरअसल कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्वीट कर बीजेपी सरकार को ओबीसी विरोधी करार दिया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार ने 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे लागू करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। हाई कोर्ट में ठीक तरह से पैरवी नहीं किए जाने के कारण अब तक बढ़ा हुआ आरक्षण लागू नहीं हो पाया। इस पर बीजेपी ने कहा, मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया, उनके फायदे की कई योजनाएं चल रही हैं। कांग्रेस बताए अपने शासनकाल में या किसी दूसरे कांग्रेस शासित राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। कांग्रेस बताए किस राज्य में इन्होंने अपने शासनकाल में, जहां आज भी शासन में है, 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। केवल लड़ाना, जाति से जाति को भिड़ाना और लोगों को गुमराह करना, यही इनका सगल है। केवल और केवल इसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी ने आरक्षण दिया था और जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर कमजोर पैरवी करके मध्य प्रदेश से बिछड़ी जाति का विरोध करने वाले लोग सिर्फ इसके नाम से बड़े बड़े पद लेना चाहते हैं, पर इसके जब उत्थान की बात आती है तो किसानों के साथ ये धोखा करते हैं, क्योंकि पिछड़ी जातियां पूरी तरीके से खेती पे निर्भर है। किसान विरोधी मानसिकता के साथ पिछड़ी जातियों की विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से मुलाकात की, लेकिन पहली बार हुई इस मुलाकात में ही कमलनाथ ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। कमलनाथ के मुताबिक उन्होंने राज्यपाल को जानकारी दी कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सुरक्षित नहीं। आज प्रदेश का किसान, व्यापारी, छात्र सभी परेशान है। कमलनाथ ने राज्यपाल को बताया कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था के हालात खराब हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। कमलनाथ का यह भी कहना है, उन्होंने प्रदेश के नए राज्यपाल को हालात की जानकारी दी। मैंने राज्यपाल जी से अभी भेंट करी, उन्हें अवगत कराया कि हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति SC ST कितने असुरक्षित हैं, कितनी घटनाएं हुई हैं, ये देश के इतिहास में नहीं हुई। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे SC ST प्रदेश के सुरक्षित रहें। इतनी बड़ी संख्या में SC ST कहीं नहीं है। मैंने ट्वीट किया क्योंकि OBC आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू। राज्यपाल से शिकायत करने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की पुरानी सरकारों में कभी दलित और आदिवासी सुरक्षित नहीं रहे। ST SC वर्ग को सिर्फ कांग्रेस ने वोट बैंक माना, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और PM मोदी ने ST SC वर्ग को मूलभूत सुविधाएं दी। 70 साल की आजादी से लेकर देश और प्रदेश में कितने साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे? क्या अर्जुन सिंह के राज में अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षित थे? शुक्ला जी के राज में सुरक्षित थे? किसके राज में? क्या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी के राज में सुरक्षित थे? चौराहे पर बेटियों को घसीटकर बलात्कार हुआ है आपके राज में। और जो अपराध आपके समय हुआ है, आपने अनुसूचित जाति जनजाति को केवल वोट का अस्त्र मान लिया है, डेवलपमेंट का नहीं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी रात 8 बजे आपकी आवाज में। और अब बात करते हैं आरएसएस की बैठक की। चित्रकूट में चल रही है आरएसएस की बैठक में, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और तमाम बड़े स्वयंसेवक मंथन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने कोरोना काल में कैसे काम किया, इस पर भी संघ रिपोर्ट लेने की तैयारी में है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने निशाना साधा।
कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, संघ तो अपने आप को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताता है, तो फिर सरकार में दखल क्यों दे रहा है। उन्होंने संघ की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। देखिए, संघ जो है बात तो कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से हमारा संघ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति तो छोड़िए, सरकार तक में पूरा दखल करते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, उन्हें फटकारते हैं, उनके विभाग की जांच करते हैं। और अब तो वो कोरोना और उसकी तीसरी लहर की तैयारियों पर भी निर्देश देने लगे। तो ये सरकार के अंदर एक गैर पंजीकृत संस्था का हस्तक्षेप है। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया नीमच जाते वक्त रतलाम के जावरा में रुके। इस दौरान वहां क्या कुछ हुआ, वो तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को जरा आप भी देख लीजिए, जिनके चेहरे पर ना तो मास्क दिखाई दे रहा है और ना ही ये कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए विक्रांत भूरिया ने सिंधिया के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर कहा, वो कांग्रेस विचारधारा के नहीं थे। अब कांग्रेस का शुद्धिकरण हो चुका है। आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं महंगाई के मुद्दे पर कहा, 10 से 17 जुलाई के बीच महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीजेपी सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसका ये बीजेपी सरकार में शोषण नहीं हुआ है। बिजली के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, आज रास्ते में हम आए तो इतने ज़्यादा बिजली को लेकर बिलों को समस्या आई है। अब इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बड़े स्तर पर आंदोलन होने जा रहा है। 10 से 17 तारीख के बीच में पूरे प्रदेश में साइकिल यात्राएं निकाली जाएंगी, थाली थाली के प्रोग्राम करे जाएंगे, ताकि ये सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। भोपाल में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत मंत्री विश्वास सारंग तृप्ति नाम की बच्ची के घर पहुंचे। मंत्री ने बच्ची को योजना के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी दी और स्वीकृति आदेश भी दिया। बच्ची को हर महीने 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही हर महीने राशन भी मुहैया कराया जाएगा। साथ ही योजना के तहत उसे निःशुल्क उच्च शिक्षा भी दी जाएगी। दरअसल बच्ची के माता पिता की मौत कोविड से हुई। तृप्ति बास्केटबॉल प्लेयर भी है। तृप्ति के साथ ही कुल 3 बच्चों को योजना का लाभ मिला। वो बच्चे जिनके सर से माँ बाप का साया इस कोविड के समय उड़ गया है, या वो जिन पर ये बच्चे अवलंबित थे, आश्रित थे, यदि उनका स्वर्गवास हो गया है तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपये महीना ऐसे बच्चों को देगी। उनकी उच्च स्तर की पढ़ाई, हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई का जिम्मा सरकार लेगी। 21 साल तक उनको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद करता हूं, जिस प्रकार से कल लगभग 24,000 करोड़ रुपए कोरोना के उपचार के लिए और उसकी और सुव्यवस्थित व्यवस्था देश में हो सके उसके लिए जो प्रावधान किया है केंद्र सरकार ने, ये एक बड़ी सौगात दी है। हम सबकी भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरी लहर ना आए, पर यदि तीसरी लहर आती है तो केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ का प्रावधान किया है। 12 जुलाई से प्रदेश के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास संचालित होगी या नहीं होगी, इस पर संशय लगातार बरकरार है। दरअसल इसकी वजह यह है, कल एक तरफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लास नहीं चलाने का ऐलान किया था, लेकिन अब प्रदेश के ही दूसरे संगठन मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने ऐलान किया वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ नहीं है। दूसरा संघ यह कह रहा है वो बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं करेगा और ऑनलाइन क्लासेस चलाते रहेंगे। संघ ने सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग को भी गलत बताया। संघ की मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार स्कूलों के बिजली बिल और बसों पर लगने वाले टैक्स पर राहत दे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक तरफ यह दावा करता है कि वो प्रदेश के 20,000 प्राइवेट स्कूलों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके ठीक उलट मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ दावा करती है कि प्रदेश के 30,000 प्राइवेट स्कूलों का प्रतिनिधित्व हमारी संस्था करती है।
जिस तरह से अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे और कोरोना संक्रमण काल खत्म होने के बाद जिस तरह से रेगुलर क्लासेस लगाई जा सकती हैं या कोरोना संक्रमण की स्थिति में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है और उसके आधार पर स्कूल खोल के जिस तरह से पढ़ाया जा सकता है, हम बच्चों के भविष्य को कभी ताक पे नहीं रखेंगे। हम अपने विद्यालय चलाएंगे और हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे जो बिजली के बिल हैं कमर्शियल, वो घरेलू दर से कर दें और बसों का फिटनेस परमिट और बीमा जो इन्होंने प्राइवेट बसों के माफ़ करे हैं, ऐसे हम विद्यालय वालों के भी माफ़ कर दें, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाएगी। हमारा ये मानना है कि हमने क्या गुनाह करा है, हम भी तो शिक्षा दे रहे हैं, हमें भी 15-15 के स्लॉट पे बच्चों को मोहल्ला क्लासेज जैसी अनुमति दी जाए। हम पूर्ण SOP के उसमें शिक्षण व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं। ग्वालियर में PWD के SDO के ठिकानों पर छापेमारी में करीब 20 करोड़ की संपत्ति की जानकारी मिली है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति केस में EOW ने PDW में SDO रविंद्र सिंह कुशवाहा के ठिकानों पर छापा मारा। PWD में SDO रविंद्र सिंह कुशवाहा के ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो एक के बाद एक कई जानकारियां हाथ लगी। रविंद्र कुशवाहा के DB सिटी और नाका चंद्रवनी स्थित घर पर छापेमारी अभी भी चल रही है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि DB सिटी के मकान को तोड़कर दोबारा हाई फाई बनवाया गया था। इसके अलावा डबरा में 2 जगह 25 बीघा जमीन, 1 प्लॉट, गणेश कॉलोनी में करीब 30 लाख का मकान, PHE कॉलोनी में प्लॉट, डबरा बालाजी कॉम्प्लेक्स में दुकान, भोपाल में फ्लैट की जानकारी मिली है। इसके अलावा 250 ग्राम सोना और चांदी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। श्योपुर में प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कीमती नागरमाथा जड़ी बूटी जब्त की। कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि चंबल नदी में पाए जाने वाली कीमती नागरमाथा जड़ी बूटी की तस्करी की जा रही है। ऐसे में नायब तहसीलदार ने डॉक्टर प्रभा कृष्णा के गोदाम पर छापा मारा, जहां ट्रक में भरकर करीब 1 टन जड़ी बूटी को ले जाने की तैयारी की जा रही थी, जबकि गोदाम में ही हजारों क्विंटल नागरमाथा जड़ी बूटी मिली। डॉक्टर प्रभा कृष्ण शर्मा जड़ी बूटी की जानकारी नहीं दे पाए, साथ ही वन उपज से जुड़े दस्तावेज भी उनके पास नहीं मिले। ऐसे में पुलिस ने कीमती जड़ी बूटी को जब्त कर लिया और घड़ियाल सेंचुरी विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। वन क्षेत्र में उपज होता है तो वन विभाग की उपज है। वन विभाग को इसकी सूचना नहीं तत्समय थी, लेकिन हमारे नायब तहसीलदार ने उनको बुला लिया है। वो लोग आगे की कार्रवाई वो लोग करेंगे, आगे वगैरह करके, और जो भी कार्रवाई करनी होगी नियम के अनुसार वो वन विभाग द्वारा की जाएगी। नीमच में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया गया अभियान ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। वहीं अधिकारी कोरोना का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, CM शिवराज सिंह के आदेश के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया था। खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद कई लोगों को जेल भी भेजा गया था, जबकि 8 मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका भी लगाई गई थी। लेकिन वक्त के साथ प्रशासन का यह अभियान धीमा क्यों पड़ता चला गया, सवाल यह भी है। अब एक बार फिर कई इलाकों में मिलावट की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन इस अभियान में तेजी लाने की बात जरूर कर रहा है। सतना में लव जिहाद मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का आरोप है करीब 15 साल पहले मोहम्मद रफी नाम के शख्स ने राकेश कुशवाहा बनकर उससे मुलाकात की, जिसके बाद दोनों साथ भी रहने लगे। उनकी एक बेटी हुई जिसकी उम्र 13 साल है। पीड़ित महिला के आरोपों के मुताबिक वो कई साल तक अपनी पहचान छिपाता रहा, लेकिन पिछले साल जब उसकी हकीकत सामने आई, उसने बेटी की हत्या की धमकी दी। इस वजह से वो चुप रही। महिला ने मोहम्मद रफी पर अपना और अपने बेटी पर धर्म परिवर्तन कराने और राशन कार्ड में नाम बदलवाने का भी आरोप लगाया। और तो और जब पीड़ित ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद महिला ने कोलगवा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रफी को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच जारी है। व्यक्ति राकेश कुशवाहा न होकर वो रफीक मुसलमान था, ये तथ्य संज्ञान में आने के बाद महिला ने रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन दबाववश उसने रिपोर्ट नहीं की। कल पीड़िता ने रिपोर्ट की है। इस पर थाना कुलगांव में बलात्कार और धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सारी चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस केस में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम नाम से भी बनवाए गए हैं, वो भी पुलिस ने सीज किए हैं। अमरकंटक से अनूपपुर और शहडोल को जोड़ने वाला मार्ग 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। बारिश की वजह से किरर घाट में लैंडस्लाइड हुआ। 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद आवागमन शुरू हो पाया था।
इसका जायजा लेने पहुंची कलेक्टर सोनिया मीणा ने 2 दिन के लिए आवागमन पर रोक लगा दी है ताकि मार्ग को पूरी तरह सुधार लिया जाए और कोई खतरा आगे ना रहे। जो लोग ग्वालियर चंबल अंचल में रहते हैं और हथियारों का शौक रखते हैं तो आपको हथियार रखने के साथ पेड़ों की रखवाली भी करनी होगी। जी हां, पर्यावरण को बचाने के लिए ग्वालियर कलेक्टर ने यह फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ 5 ट्री गार्ड शस्त्र शाखा में जमा कराने होंगे। इसके बाद ही आवेदन पर अमल किया जाएगा। प्रशासन इन ट्री गार्ड का इस्तेमाल पौधारोपण के दौरान करेगा ताकि पौधे सुरक्षित वातावरण में वृक्ष का रूप ले सकें। आने वाली हरियाली अमावस्या के दिन प्रदेश भर में बड़े स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में ग्वालियर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और उसके इस फरमान को इसी से जोड़ा जा रहा है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से लगी 4 लेन रोड की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आपको घर बैठे बैठे रोमांचित कर देगी। ये देखिए, तेंदुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब तेंदुआ सड़क पर क्या कर रहा है ये भी जान लीजिए। दरअसल यहां पर जो लोग तेंदुए को देख रहे थे उन्होंने ये तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर ली और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। 4 लेन के कुराई घाटी ओवरब्रिज के ऊपर तेंदुआ आ गया, सड़क किनारे करीब इसी तरह से जैसा आप देख रहे हैं आधे घंटे तक बैठा रहा, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम जल्दी से मौके पर पहुंची और उसके बाद तेंदुए को सुरक्षित जंगल की तरफ भगाया गया। और यहां वक्त है ब्रेक का।